हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला की यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, जो आप सभी लोग तैयारी कर रहे हो कॉलर टाइट, कंधे पे सितारे, बढ़िया फर्स्ट क्लास व्यवस्था की, तो बिना इन क्लासों को अटेंड किए हुए नहीं होगा। ये जो सवाल हैं ये प्रीवियस ईयर पेपर के हैं, प्रीवियस पेपर के सवाल हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल लेके आते हैं हम। यानी कोई आलतू फालतू झंडू फंडू सवाल लेके नहीं आते, समझ रहे हो। चलो फटाफट से सभी लोग शेयर कर देना, फटाफट सभी लोग लाइक कर दो सेशन को, ठीक है। ये जो मोटिवेशन कोट है वो बड़ा ही खतरनाक, बड़ा खूबसूरत सा है। वन हु हैज फियर ऑफ फेलिंग कैन नेवर फ्लाई। जो आदमी है ना, मतलब गिरने से डरता है वो कभी उड़ नहीं सकता। जो कभी भी ऊंचाइयों से डरता है, ठीक है, ऊंचाई से, वो कभी चढ़ नहीं सकता। यानी कि सीधी सीधी बात है, जो फेलियर से डरता है, याद रखना, मैं सक्सेस की बात नहीं कर रहा, मैं फेलियर की बात कर रहा हूं। जो फेलियर से डरता है वो कभी प्रयास नहीं कर सकता। फेलियर से नहीं डरना चाहिए, अपना 100% दे दो किसी पे, किसी भी चीज पे हो, किसी भी वर्क पे हो, किसी भी काम पे हो, 100% दे दो। फिर मैं देखता हूं कि कैसे आपको सफलता नहीं मिलती। और अगर कहीं बाय द वे सफलता नहीं मिली आपको, तो इसका मतलब यह है कि आपने 100% नहीं दिया है। आपको डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसमें फेल हो जाऊं, मेरे पास प्लान बी भी नहीं है। तो पहली बात तो यह है कि प्लान बी की जरूरत उसको होती है जो अपने प्लान ए को लेके शंका में होता है, जो डिवोटेड नहीं होता है। तो तुम डिवोटेड हो, तुम्हारे प्लान ए में कोई शंका ही नहीं है, तो मार जाओ मौके पे चौका, क्या करना है। चलो मेरे दोस्तों, आज का ये पहला सवाल है, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। तो ये बड़ा ही खूबसूरत सा सवाल है, इसको हम निपटाएंगे कैसे। आप इन चीजों को आप देखिए जरा, ठीक है क्या। सवाल पढ़िए फटाफट। तो सवाल ये कह रहा है कि इफ द न्यूमरेटर of a fraction is increased by 60% and denominator increased by, दोनों ही इंक्रीज कर रहे हैं और ये 40% इंक्रीज कर रहा है। कह रहा है कि द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज 16/63, द ओरिजिनल फ्रैक्शन इज। तो देखो बच्चे, हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं ओरिजिनल फ्रैक्शन x/y को मानूं, तो आप ये जानते हैं सवाल में कह रहा है कि जो न्यूमरेटर है वो 60% बढ़ जा रहा है, तो 60% बढ़ेगा तो अपने आप का 160% होगा। और डिनोमिनेटर 40% बढ़ रहा है, अगर 40% बढ़ रहा है तो अपने आप का 140% होगा। देखो दोस्त, परसेंटेज में लगाऊं या ना लगाऊं बात वही है, क्योंकि परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे दोस्त ये बराबर क्या होगा, ये रिजल्टेंट के बराबर होगा। और रिजल्टेंट क्या है, आप समझदार हैं, इस चीज को आप काट देंगे। 16 से 16 चला गया और यहां काटेंगे तो 2 आया और 7 9 63 हुआ। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x/y दैट इज इक्वल टू 2/9। ये आपका जो पहले वाला, जो आई थिंक जो ओरिजिनल फ्रैक्शन था वो ये रहा, और ये आपके ऑप्शन में रहा। अब सवाल ये है मेरे दोस्त, सवाल ये है, आपके दिमाग में भी सवाल आ रहा होगा कि क्या हम कोई और तरीका अपना सकते हैं, क्या मेरे पास कोई और तरीका है। तो मेरे दोस्तों बिल्कुल तरीका है, ये भी है। आप एक काम करना, पहले आप रिजल्टेंट को लिखना, ठीक है, रिजल्टेंट को, ठीक है। फिर इसके बाद आपसे कह रहा है कि अगर हमें, देखो, हमें ओल्ड यानी कि ओरिजिनल हमें फ्रैक्शन प्राप्त करना है, ओल्ड फ्रैक्शन प्राप्त करना। मेरे दोस्तों, जैसे आपको मैं बताता नहीं था, आपको अगर अंकित मूल्य चाहिए यानी कि एमपी चाहिए तो आप हमेशा उल्टा चलो, अगर आपको सीपी चाहिए तो आप सीधा चलो, बताया था ना। तो सेम वही तरीका लगाओ। अगर आपको ओरिजिनल नंबर चाहिए तो आप उल्टा चलना शुरू करो। वो कह रहा था न्यूमरेटर 60% बढ़ा दिया जा रहा है, तो आप एक काम करो, डिनोमिनेटर को 60% बढ़ा दो। वो कह रहा था कि डिनोमिनेटर को 40% बढ़ा दिया रहा, तो आप यहाँ पे न्यूमरेटर को 40% बढ़ा दो। समझ रहे हैं। अब यहां से काटना शुरू करोगे तो 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से काटोगे तो यहाँ 2 हो गया, 2 9 आई मीन 7 9 63। तो आंसर क्या बन गया भाई साहब, 2/9। तो बात तो दोनों वही है,
लेकिन वहां से आपका ये कंफ्यूजन नहीं पैदा होगा, सीधे सीधे आंसर आएगा। क्लियर है? चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि 5 bells rang together at the interval of 3, 5, 8, 9, 10 seconds. All the bells ring simultaneously, मतलब एक साथ बजती हैं at the same time. They will again ring simultaneously after. कह रहा था कि वो जैसे एक साथ किसी फिक्स टाइम पे बजेंगी, किसी भी फिक्स टाइम पे। फिर कह रहा उस फिक्स, जैसे मान लो ये एक फिक्स टाइम है, ऐसे मान लो ऐसे चक्कर लगाती हुई आई घड़ी, ऐसे एक फिक्स टाइम पे ये तीनों घड़ियां एक साथ बज गई। तो कहता बताओ फिर एक चक्कर कितने मिनट में, ये एक चक्कर कितने मिनट में लगेगा, कितने टाइम पे लगेगा कि फिर ये एक साथ एक जगह इकट्ठा हो और फिर एक बार बज जाए। समझ रहे? तो मेरे दोस्त ऐसे सवालों में लेते हैं एलसीएम। किसका लेते हैं? इन सभी का। अरे इन सभी का एलसीएम लोगे तभी तो पता चलेगा कि एक ही साथ किस नंबर पे बचेंगी, है ना? तो भैया इन सभी का एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेना मैंने आपको सिखाया है। देखो मैंने अगर 10 ले लिया तो 5 इसमें आ गया और 2 भी इसमें आ गया, यहां बचा 4। मेरे दोस्त अगर मैंने 9 ले लिया तो 3 भी उसमें आ गया, 9 भी इसमें आ गया। अगर मैंने 4 और ले लिया तो बाकी कहानी खत्म है। तो 9 चौका 36 यानी कि 360। मेरे दोस्त 360 सेकंड बाद, हर 360 सेकंड में, हर 360 सेकंड में, हर 360 सेकंड में ये घड़ियां बार बार बजती रहेंगी। समझ रहे हैं? अब सवाल हमारे आंसर में ये दिया है कि 6 मिनट, 8 मिनट, 9 मिनट, 4 मिनट। तो मित्र हमें कुछ करना नहीं था, इसी को हमें क्या बना लेना है? क्या बना लेना है भैया? इसको हमें बना लेना है मिनट में। तो आंसर क्या आया? 6 छके 36, 6 मिनट आएगा। सॉरी 6 मिनट, 6 मिनट आएगा। ये आपका सवाल है, ये आपका आंसर है ना? चलिए ये भी बड़ा अच्छा सवाल है और इस सवाल में भी वही है, मजा आएगा इसको करने में बहुत। देखो कैलकुलेशन फास्ट चाहिए, आपकी कैलकुलेशन फास्ट रहेगी तो सारे काम हो जाएंगे। कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4851 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, देन इट्स सरफेस एरिया। पहली बात तो ये है कि जब कभी भी आपसे पूछे स्फीयर का, कोई स्फीयर है और इसका अगर सरफेस एरिया पूछ ले तो याद रखना इसका सरफेस एरिया हमेशा 4 पाई आर स्क्वायर होता है। इसका कर्व सरफेस एरिया नहीं होता है, इसका कर्व सरफेस एरिया नहीं होता है। इसका जो सरफेस एरिया होता है, या फिर आप सॉरी इसका टोटल सरफेस एरिया नहीं होता, इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है यही होता है 4 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया इसका नहीं होता। अब आपको यही निकालना है। आपको दिया क्या? आपको वॉल्यूम दे दिया है, तो भैया वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या यहां से आप आर की वैल्यू निकाल सकते हैं? जवाब होगा सर जी बिल्कुल निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो निकालिए भैया। देखो यहां होगा 4/3 गुणे 22/7। यहां देख लो 485। यहां आर क्यूब की है तो 11 से काट दो, यहां 2 हुआ, 11 दूना 22, 11 चौके 44, 11 चौके 44, 11 कम 11। अरे बोलो हाँ या ना? बिल्कुल हाँ। देखो यहाँ 4 दूना 8 हो गया, यहाँ 7 या 21 हो गया और ये 21 का स्क्वायर है। इसका मतलब आर का क्यूब बराबर हो गया अंडर रूट, अंडर रूट तो अभी नहीं करना मैं, क्या हो गया इसको? नहीं होगा, ठीक है आ जाओ। देखो ध्यान से भैया, यहां हो जाएगा 21 का स्क्वायर तो था, एक 21 और मिल गया तो 21 का क्यूब हो गया। यहाँ पे 8 है तो 8 को हम लिखते हैं 2 का क्यूब। यानी भैया हमें सीधे सीधे पता चल रहा है कि जो आर की वैल्यू है ना, जो आर की वैल्यू है, जो आर की वैल्यू है वो आ रही है 21/2 की। 21/2 की। आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू, तो 4 तो 4 ही रहेगा। पाई की वैल्यू थी 22/7 और यहाँ पे है 441 अपॉन 2 दूना 4। देखो 4 से 4 कट गया, आर स्क्वायर मैंने कर दिया। देखो आर का स्क्वायर मैंने कर दिया सीधे सीधे। यहां से काटोगे देखो तो होता है 7 छक्के 42 और 7 या 21 और 2 से गुणा कर दो यानी 126 गुणा 11 के, तो 6 6 6 2 8 2 3 तो 1386। 1386 का क्या हो गया भाई? 1386 इसका सरफेस एरिया हो गया। क्या हो गया? सरफेस एरिया।
हाँ या ना, क्लियर। अगला सवाल है, देखो बच्चा, ये अगला सवाल है। देखो इस सवाल को तो मोदी जी ने बड़ा बढ़िया डिफाइन कर दिया है ना। और मोदी जी ने क्या डिफाइन किया कि ए प्लस बी, है ना, इनटू ब्रैकेट का स्क्वायर। मोदी जी को करना होगा तो वैसे ही करेंगे, लेकिन अगर तुम्हारी बात होगी तो तुम कैसे करोगे इस सवाल को। तो इस सवाल को करने का तरीका बेहद ही अच्छा है। आपसे कह रहा है पॉसिबल वैल्यू। अच्छा जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहली बात तो वहां पे स्क्वायर नहीं है, पहली चीज। एक सेकंड में सवाल कंफर्म कर देता हूं, ठीक है, एक सेकंड बच्चा। यहाँ क्यूब है बच्चे, यहाँ क्यूब है, यहाँ क्यूब है, ठीक है। तो मैं इसको जरा, यहाँ पे क्यूब है, बस यहाँ पे इतना थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है क्या। चलिए अब जरा ध्यान से देखिए बच्चा, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ठीक है, और इसे लिख के रख लिए होते, क्या दिक्कत था इतना रिस्क लेने का है। a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अरे बोलो होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। अगर हमें a प्लस बी की वैल्यू चाहिए मित्र, अगर हमें a प्लस बी की वैल्यू चाहिए तो आप कह सकते हैं कि अंडर रूट हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 82 हो जाएगी। और यहां हो गया 9 दूना 18 के, है ना, 2ab की वैल्यू 9 दूना 18। तो भैया ये तो हो गया 100, और 100 का रूट निकलेगा 10। 100 का रूट क्या निकलेगा, 10 निकलेगा, हाँ या ना, क्लियर। अब मित्र अगर 100 का रूट 10 निकल गया तो हमें इसी चीज की वैल्यू तो चाहिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब। अच्छा एक चीज और मैं बार बार कहता हूं कि कोई भी चीज आंख बंद करके भरोसा नहीं करनी चाहिए, समझ रहे हो, हर चीज को प्रूफ करना पड़ता है। चलो एक दिन हम मोदी जी वाले फॉर्मूले को प्रूफ करेंगे, ठीक है, जो मोदी जी ने कहा उस फॉर्मूले को प्रूफ करेंगे। भाई a प्लस बी की वैल्यू 10 है, आप सभी लोग जानते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है 82 माइनस ab की वैल्यू है 9। बच्चा जब इसको हम घटाएंगे तो आएगा 73, एक जीरो और लगाना है बस। तो ये आपका हो गया आंसर 730, जहां भी होगा, जिस भी हालत में होगा, ये आपका है। बच्चा अगला सवाल है, फटाफट से देखो, इस सवाल को तो हर बच्चे को करना चाहिए, इस सवाल को तो मतलब हर बच्चा कर सकता है इस सवाल को। ए कैन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 35 डेज। मेरे दोस्त ए किसी वर्क को जो है वो 35 डेज में कंप्लीट करता है। कह रहा है बी उसी काम को 15 दिन में कंप्लीट करता है। क्या ये 15 ही है सबसे बड़ी बात। तो देखो भैया, हमारे पास इन सभी का एलसीएम जो आएगा वो आएगा 105 के। तो 35 तिया 105 होता है और 15 7 105। क्या आप सभी को पता है, जब इन सभी को मैं एक साथ काम कराऊंगा तो इन दोनों की क्षमताओं को मैं जोड़ लूंगा, इन दोनों की क्षमताओं को मैं जोड़ लूंगा, हाँ या ना। तो दोनों की क्षमता होगी 10। अब कह रहा है इसी 10 क्षमता से दे वर्क टुगेदर फॉर 7 डेज। तो अगर इस क्षमता से 7 दिन काम हुआ तो कुल मिला के 70 काम हो गया भैया। अगर 70 काम हो गया तो आप बताओ कितना काम बचा है, 35 काम बचा है ना। अब कह रहा है कि बी वर्क द, मतलब बी लेफ्ट द वर्क, बी काम ही छोड़ देता है। In how many days will A alone complete 60% of remaining work? तो रिमेनिंग वर्क कितना, इसका 60% निकालना हो तो 60% होगा 3/5, हाँ या ना, 60% 3/5। अब ये हो गया कुल मिला के 60% वर्क। कह रहा इसी को भाई साहब किस क्षमता से, सर जी 3 क्षमता से, सर जी 3 क्षमता से, 3 क्षमता से कितने दिन में कर दिया जाएगा। तो मित्र ये होगा 7 दिन में, है ना, काट लेना आप सभी लोग, 7 डेज आएगा, 7 डेज, 7 डेज। बाबू ये अगला सवाल है, ये नेक्स्ट सवाल है, अगला सवाल आपके नजर के सामने है और ये अच्छा सवाल है, ये मुझे बहुत अच्छा सवाल लगा, ठीक है। कह रहा है कि
इन अ सर्कल विद सेंटर O, AD इज डायमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सर्कल बना लो। तो सर्कल अगर मैंने बनाया तो ये सर्कल रहा। अरे वाह क्या बात है, सर्कल बनाना फाइनली मैं सीख गया। और कह रहा है कि AD डायमीटर है, तो मित्र A ये रहा और D ये रहा, यहां है पॉइंट O। ठीक है, आपसे कह रहा है कि AD कॉर्ड है, AC कॉर्ड है। AC क्या है? कॉर्ड है। कॉर्ड मतलब जीवा, कॉर्ड मतलब जीवा, तो AC कॉर्ड रही। AC क्या होगी? कॉर्ड हो गई। कह रहा है कि पॉइंट B इज ऑन AC सच दैट, कह रहा है कि यही किसी पॉइंट पे मित्र, यही किसी पॉइंट पे, यही किसी पॉइंट पे एक पॉइंट है B। अब ये ऐसा है सच दैट OB इज इक्वल टू 7। भाई साहब ये वाली जो वैल्यू है 7 सेंटीमीटर है, आया ना। फिर आपसे आगे कह रहा है कि यहां एंगल है, ये जेड नहीं है, एंगल है। कह रहा है कि एंगल OBA, OBA यानी इस वाले एंगल की वैल्यू है 60 डिग्री। अच्छा जी, आगे कह रहा है कि इफ, यहां भी एंगल है, ये 4 नहीं है, एंगल है, एंगल DOC की वैल्यू 60। कह रहा है कि DOC यानी ये भी मिला दो, तो ये भी मिला दो। तो एक काम करो, पहले आप 7 को हटाओ, 7 को अपने मन में रखे रहो, 7 को अपने मन में रखे रहो, ठीक है क्या? 7 को अपने मन में रखे रहो, इसको मिला लो। ये 7 है, याद रखना ये 7 है। ये जो OB की लंबाई है, देखो यहाँ पे OB 7 लिखा, तो OB याद रखना, OB 7 है। आगे कह रहा है, आपसे कह रहा है DOC की लंबाई ये है आपका एंगल, ये 60 डिग्री। कितना बच्चा? ये 60 डिग्री है। बाबू अगर ये 60 डिग्री है तो आप मुझे ये बताओ, इतना सिर्फ बात बताओ, क्या कि अगर कोई अगर कोई अगर कोई अगर कोई अगर कोई अगर कोई ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ठीक है, और ये दोनों साइडें आपस में बराबर हो, ठीक है, तो आप ये बात जानते हैं जितना ये वाला एंगल होगा उतना ही ये वाला एंगल होगा, ठीक है। और चूंकि ये एक्सटर्नल एंगल है, ये एक्सटर्नल एंगल है, तो ये इक्वली बढ़ जाएंगे दोनों, 60 डिग्री इक्वली बटेगा, यानी थीटा की वैल्यू क्या होगी मित्र? 30 डिग्री, और यही होगी इसकी वैल्यू। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? समझ रहे नहीं? अब ये वाला देखो, मैं आप नामकरण कर देता हूं। ये हो गया A, ये हो गया C, ये हो गया O, और ये हो गया मेरे दोस्त D। तो यही तो था कि DOC की वैल्यू 60, तो मेरे दोस्त ये भी एंगल 30 होगा और ये भी एंगल 30 होगा, ये दोनों ही 30 होंगे, याद रखना, ये दोनों ही 30 होंगे। इतनी बात समझ में आ गई? आप कहेंगे सर जी बिल्कुल आ गई। चलिए और आगे बढ़िए, इसकी जरूरत हमें नहीं है अब, और आगे बढ़िए। आगे क्या बढ़ना है मेरे दोस्तों? याद रखना ध्यान से, ये देखो ये है 60, ठीक है, ये 60। अच्छा एक बात और, अब ऐसे एक एंगल बना लो, देखो जरा ध्यान से, एक ऐसे एक ट्रायंगल बना लो, ऐसे वाला, ये 60 है, ये 30 है, तो मेरे दोस्त फिर ये भी तो 30 होगा, आया ना। ये वाला एंगल 30 है, ये वाला 60 है, तो ये भी तो एक्सटर्नल एंगल है, तो दूर के दोनों इंटरनल एंगल के बराबर होगा, मतलब उसके सम के बराबर होगा। तो ये 30 तो ये भी 30, इसलिए दोनों मिलकर तो 60 होगा। अब अगर ये भी 30 हो गया और ये भी 30 हो गया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसके सामने का ये वाला साइड, ये वाला साइड, और इसके सामने का ये वाला साइड, इसके सामने का ये वाला साइड, इसके सामने का ये वाला साइड, दोनों ही बराबर होंगे। अब आपको दिया है कि OB इज इक्वल टू 7 के, तो मेरे दोस्त फिर BC इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों? BC इक्वल टू भी होगा 7 के। क्यों होगा? क्योंकि दोनों कोण बराबर है, इसलिए आमने सामने की दोनों भुजाएं बराबर होंगी। ये 7 है, तो मेरे दोस्तों BC की वैल्यू भी 7 होगा। आपसे BC की ही लेंथ पूछ रहा था, तो BC की लेंथ क्या होगी? 7 सेंटीमीटर। उम्मीद है आप ये चीज समझ गए होंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखो, देखो ये सवाल भी देखो। तो मित्र हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे वैल्यू पुटिंग आजमानी है। क्या आजमानी है? वैल्यू पुटिंग। देखो दोस्तों, हमें वैल्यू पुटिंग आखिर मिलेगी कहां से? हम कैसे चीजों को समझें? तो समझना कुछ नहीं, आपको दिया है XYZ की वैल्यू दे दिया है 216 की। देखो 216 को आप ब्रेक करोगे तो आएगा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। आप समझेंगे सर जी इतना फास्ट आपसे कैसे कैसे कर दिया? अरे बेवकूफ, मुझे पता है कि ये 6 का क्यूब है।
अगर 6 का क्यूब है तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6, यही तो किया मैंने। बताओ, अब इसके ऐसे फैक्टर करो, मतलब ऐसे चीजों में ऐसे 3 फैक्टर्स के करो। अभी तो 6 फैक्टर है, ऐसे 3 फैक्टर करो जिसको गुणा करके तो 216 है, लेकिन जोड़ने पे 19 आ जाए। देखो जोड़ने पे क्या है, 19 आ जाए। अगर जोड़ने पे 19 आ गया तो हम जो फैक्टर करेंगे वो बिल्कुल सही है। तो 1 तो 3 दिया 9 कर दो, या 3 दूना 6 कर दो, या 2 दूना 4 कर दो। क्या इन सभी को जोड़ने पे, भाई गुणा करने पे तो 216 ही आया है, लेकिन क्या गुणा करने पे मेरे दोस्तों 19 आ रहा है? आई मीन जोड़ने पे 19 आ रहा है? बिल्कुल तो आ रहा है 19, और आ रहा है तो हमने जो लिया बिल्कुल सही ले लिया। अब फटाफट एक्स वाई जेड की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। तो एक्स का स्क्वायर करोगे, यहाँ क्यूब है, स्क्वायर नहीं है, ये क्यूब है, क्यूब है सारे। तो एक्स का क्यूब करोगे 9 9 81 यानी कि 729। 6 का क्यूब कितना होता है 216, वो तो दिया ही है। 4 का क्यूब कितना होता है 64 के, और ये 216 दिया हुआ है। मेरे दोस्तों अगर आप इसको जोड़ोगे तो जोड़ के फटाफट बताओ क्या होगा आंसर। 6 4 10, 10 और 5 15 के 5 कैरी हो गया। अरे 6 4 10, 10 और 9 19 19, अच्छा 2 हो गया, ठीक है। 2 1 3, 3 6 3 9, 9 और 1 10, 10 2 12 के 2 हो गया, कैरी हो गया 1 के, है ना। यहाँ देखो 2 7 2 9, 9 2 11 1 12, ठीक है। तो 1225। भाई 1225 किसका स्क्वायर रूट होता है? 35 का। किसका होता है? 35 का होता है। किसका होता है? 35 का होता है। और यही तो पूछा था आपसे। अगला सवाल है, देखो, रमेश स्पेंड 40% ऑफ हिज मनी सैलरी ऑन फूड। कह रहे भाई ऐसा है कि रमेश जो है वो 40% जो है अपनी सैलरी का वो फूड पे खर्चा कर देता है। 18% कह रहा है, 18% ये हाउस रेंट पे खर्चा करता है, यानी कि हाउस रेंट, HR पे खर्चा करता है, हाउस रेंट पे। 12% एंटरटेनमेंट पे, 12% एंटरटेनमेंट पे। कह रहा है 5% कन्वेंस पे, 5% कन्वेंस मतलब आने जाने पे, ठीक है। तो टोटल खर्चा कितना किया? देखो यहां पे हो गया, ये भी हो गया, कितने के भाई? 30 के, 40 से 70 5 75, तो 75% खर्चा कर गया। लेकिन कह रहा है कि बट ड्यू टू फैमिली फंक्शन he has to borrow 16,000 from money lender to meet the expenses 20,000, यानी कि 16,000 उसने उधार लिया और उसने 20,000 कुल खर्चा किया। तो 20,000 खर्चा किया था भाई। देखो मेरे कहने का यही मतलब है कि अगर 16,000 उसको उधार लेना पड़ा और उसका खर्चा 20,000 है, तो इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि 4,000 रुपए तो उसने बचा के रखे होंगे। आखिर तभी तो उसने साहूकार से 16,000 रुपए उधार लिए, ताकि उसका स्पेंड 20,000, आई मीन कुल मिला के 16 और 4 20 हो जाए। तो 4,000 उसने स्पेंड मतलब आई मीन सेव किए थे। तो 75% खर्चा किया तो बचाया कितना मेरे दोस्त? सिर्फ 25%। देखो दोस्तों, अगर 25% की वैल्यू 4,000 की होती है तो आप ये बात जानते हो सर जी, यहाँ पे 4 का गुणा कर दो और यहाँ पे भी 4 का गुणा कर दो, ठीक है। तो हो जाएगा ये 100%। और 100% की वैल्यू क्या होती है सर जी? 16,000 की। किसके? 16,000 के। तो 100% किसको रिप्रेजेंट करता है? उसकी मंथली सैलरी को, मंथली इनकम को, मंथली इनकम को, ठीक है क्या? ओके। अगला सवाल है, देखो यहां भी सब्सक्राइबर्स की बात हो रही है, ABC, ठीक है। ये सब्सक्राइब अ सम ऑफ 75,500 फॉर अ बिजनेस। अच्छा सब्सक्राइबर बोला है तो सब्सक्राइब कर देना दबा के, समझ रहे हो? चलो, कह रहा है कि ए सब्सक्राइब 3,500 more than B and B subscribe 4,500 more than C। सवाल ये कह रहा है आउट ऑफ C। तो सपोज करो अगर C ने X लिया तो B ने कितना सब्सक्राइब किया होगा? X प्लस 4,500, और A ने कितना किया होगा सर जी? X प्लस इसमें 35 और जोड़ लो यानी कि 800। सबको जोड़ोगे फटाफट से, तो सबको जोड़ोगे 8 5 13 यानी कि 8 4 12, तो 3x प्लस 12 500। कह रहा ये टोटल सब्सक्राइबर्स है। तो बताओ टोटल सब्सक्राइबर कितने भाई? ये रहे 75,500। यहां से घटाओगे तो 3x की वैल्यू क्या आएगी? आपको सीधे से दिख रहा है कि 30 21 63। x की वैल्यू आ गई भैया, x की वैल्यू आ गई कितनी? 21,000।
x की वैल्यू 21,000 है, तो फटाफट से ये देखो कि इसमें कितनी वैल्यू है 21,000। x की वैल्यू कितनी, यही देखो x की वैल्यू कितनी भाई, सॉरी c कितना लगा रहा है 21,000, b कितना लगा रहा है 21 और 4 कितना होता है 25, यानी कि 25,500, और सी ए कितना लगा रहा है 21 में 8 जोड़ दो यानी 29,000। तो हमें क्या करना है, दो जीरो, देखो हमें अगर रेशियोज बनाने रहेंगे तो डेफिनेटली हमारा जो रेशियो आएगा वो 29, क्योंकि 29 किसी से भी नहीं कटेगा, 29 किसी से भी नहीं कर सकता। हमसे क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि हाउ मच डज ए रिसीव, कह रहा है कि ए को कितना मिला, तो ए को जब भी मिलेगा वो 29 के मल्टीपल में ही तो मिलेगा, 29 के मल्टीपल ही मिलेगा, क्योंकि 29 किसी से भी कट नहीं सकता और किसी से भी नहीं कर सकता, यहां 29 है भी नहीं, तो डेफिनेटली नहीं कटेगा। अगर नहीं कटेगा तो 29 के मल्टीपल में ही ए का हिस्सा आएगा। अब क्वेश्चन को आसान करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप कर ये सकते हैं कि यहां पे 29 का मल्टीपल ढूंढ लीजिए, बस इतनी सी बात है। तो आप बताओ 29 का मल्टीपल कौन कौन सा हो सकता है, देखो ध्यान से भाई, 15 क्या 29 का मल्टीपल हो सकता है, नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, 126 क्या 29 का मल्टीपल हो सकता है, भाई लास्ट में 6 आता है, में भी हो सकता है, लेकिन क्या बताओ 147 29 का मल्टीपल हो सकता है। तो 29 के पहाड़े में मेरे दोस्तों, 29 के पहाड़े में आई थिंक 7 तो आता ही नहीं है, देखो करो 9 दूना 18 3 27, बिल्कुल आता 7, तो 3 से करो, देखो 29 में 3 से गुणा करो, 29 में 3 से गुणा करो, तो 3 9 27 के 7 हो गया, 3 दूना 6 और 2 8, 87 आया। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये 87, यानी कि लास्ट में हमें 7 चाहिए, लेकिन सिर्फ 87 के ही लास्ट में 7 आ रहा है 29 का मल्टीपल। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तीसरा मल्टीपल 87 आ रहा है, इसके बाद आगे कोई सा भी ऐसा मल्टीपल नहीं मिलेगा, यानी कि 147 ऐसा मल्टीपल मिलेगा ही नहीं कि लास्ट में 7 है। ठीक है, सेम कहानी यहां भी है। अगर सपोज करो, अगर मैं 9 चौका 36 करूं, 4 बार गुणा करूं 29 में, मैं अगर 4 बार गुणा करूं, ठीक है, तो हमें ये चीज मिलनी चाहिए। तो 4 9 36 के 6 कैरी हो गया 3, 4 दूना 8 8 3 11, 116 मिला है ना, यानी 126 भी नहीं मिल रहा, 116 मिल रहा, लेकिन 126 नहीं मिल रहा, यानी ये भी नहीं मिला, ये भी नहीं मिला, तो कौन मिलेगा, ये वाला मिलेगा। अब देखो ये भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तो भैया एक काम करो 29 में, ठीक है, लास्ट वाला डिजिट 4 है, तो बताओ कितने का गुणा करूं, तो 6 का कर दूं, 9 छक्का 54, 4 हो गया, ठीक है, और 6 दूना 12 और 12 5 17, देखो 174 मिला कि नहीं मिला, यानी चौथा मल्टीपल है, ये 29 का मल्टीपल है, ये आपका आंसर है। बाकी और चीजें कोई ढूंढने की जरूरत ही नहीं। एक सवाल है, कह रहा है द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ सरफेस इज, तो भाई टोटल सरफेस एरिया होता है आपका कितना 4 पाई आर स्क्वायर, यहां होता 4/3 पाई आर क्यूब। कह रहा है जो अनुपात है वो ये है, देखो भैया ये तो कट गया, ठीक है, यहां एक आर बचा हुआ है, उधर कर दोगे, आई मीन इधर से इधर करोगे, कितना होगा भाई, ये 3 है ना, तो ये गुणा हो जाएगा 7 या 21, 21/2 के, और देखो ये सिर्फ 2r से 2r कटा था, एक आर बचा है अभी। अब बताओ कितना होगा ये, तो r की जो वैल्यू होगी वो सीधी सीधी 10.5 हो जाएगी, कितनी होगी 10.5। ठीक है भाई, चलो मेरे दोस्त आज इतना ही रखते हैं, इस सेशन में इतना ही। वीडियो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, थैंक यू वेरी मच।